नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एमडीएम अस्पताल जोधपुर का बदहाल स्थिति में है। बड़ी जानकारी, अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है चारों तरफ। और आपको बता दें कि यहां पर अगर किसी मरीज को एडमिट किया जाता है तो उसके साथ आने वाले तीमारदार को ही स्ट्रेचर खींचना पड़ता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे यहां पर तीमारदारों को ही स्ट्रेचर खींचना पड़ता है और इधर से उधर इलाज के लिए भटकना पड़ता है। ये अव्यवस्थाएं जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में नजर आई हैं। अव्यवस्थाओं की वानगी भरी ये तस्वीरें। बाकी यहां पर जो मरीज हैं उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास फोन लाइन पर हैं। चंद्रशेखर, ये तस्वीरें क्या दिखा रही हैं कि जोधपुर का ये अस्पताल खुद स्ट्रेचर पर चला गया है? देखिए, जो हालात हैं हड्डी वार्ड के वो इस प्रकार से हैं कि जब सुबह अस्पताल में भर्ती मरीजों को जब ऑपरेशन थिएटर ले जाना होता है तो परिचारक वहां पे मौजूद नहीं रहते हैं। हालांकि अधीक्षक बदलने के बाद बड़ी संख्या में जो परिचारकों को लगाया गया था और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन परिचारक हैं कि वो अपनी लापरवाही से जो है बाज नहीं आ रहे हैं। वहां पे जो वार्ड में जब परिचारक मौजूद नहीं थे तो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो ट्रॉली खींचते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सारे वीडियो जो है अस्पताल की जो व्यवस्था है उससे जो पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चे मशक्कत करते दिख रहे हैं ट्रॉली को लेकर खींचते हुए, कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है पूरे अस्पताल का सच बयां कर रही है। जी चंद्रशेखर, यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति भी की गई थी। जो ये कहा गया कि इस अस्पताल में जो भी लोग मरीज आएंगे उनके परिजनों की सहायता के लिए ये स्वास्थ्य मित्र काम करेंगे, उसका क्या हुआ? वो लोग कहाँ गए? चंद्रशेखर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। जिस प्रकार से स्वास्थ्य मित्रों की भर्ती की गई थी और जिस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये उस पूरे हालात को बयां कर रही है कि किस तरह से जो हालात यहाँ के अस्पताल के हैं। लगातार जो लोग हैं परेशान हैं और कमोबेश ये हालात पहले जो है जो आकस्मिक दुर्घटना को लेकर जो ट्रॉमा बनाया गया था वहां के भी थे, लेकिन अब वहां के हालात दुरुस्त कर दिए गए, लेकिन वार्डों की स्थिति अभी भी जो है दयनीय नजर आ रही है। जी, इसे लेकर के जो मथुरादास माथुर अस्पताल प्रबंधन है, पीएमओ है, क्या कुछ कह रहे हैं वे? देखिए, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि चूंकि अस्पताल की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने लापरवाही की है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और क्या आखिरकार ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी चंद्रशेखर? क्योंकि ये तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि आखिर सबसे बड़े संभाग के अस्पताल के अगर ये हाल है तो बाकी जो ग्रामीण इलाकों के अस्पताल होंगे वहां की व्यवस्थाएं कैसे होंगी? ये वास्तव में सोचने का विषय है कि संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल की हड्डी वार्ड की जो तस्वीरें बयां कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत आवश्यकता है इन तमाम छोटी छोटी चीजों पर जो है फोकस करने का और इन व्यवस्थाओं को सुधारने का। क्योंकि जिस प्रकार से वार्ड के अंदर एक ही मरीज के साथ एक परिजन को रहने की जो छूट है, इसके अलावा किसी अन्य को रहने नहीं दिया जाता, तो ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि एक व्यक्ति यदि कोई महिला है तो वो ट्रॉली को खींचकर कैसे ले जाएगी और क्या व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए। इसको लेकर प्रशासन को सजग होने की आवश्यकता नजर आती है। चंद्रशेखर, क्या इस तरह के हालात तब पैदा होते हैं जब प्रबंधन जो है किसी अस्पताल का वो संवेदनशील नहीं होता, पीएमओ राउंड नहीं लेते, सीनियर डॉक्टर्स राउंड पे नहीं होते, वो देखते नहीं है कि आखिरकार जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो मौजूद है वार्ड में या फिर नहीं है, तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से हाल ही में जो है अस्पताल के अधीक्षक को बदला गया था, व्यवस्थाओं को सुधार करने को लेकर जो है शुरू से यहाँ पे नाराजगी प्रशासन की रही है। इसके बाद कई व्यवस्थाओं में सुधार किया गया, लेकिन जो हड्डी वार्ड के जो हालात है, जिस प्रकार की जो स्थितियां नजर आ रही है, परिचारक वहां से नदारद है। कहीं ना कहीं जब अस्पताल में ऑपरेशन का टाइम होता है, जब वार्ड से जो मरीजों को शिफ्ट किया जाता है, उसको लेकर सजग होने की आवश्यकता है और लगातार जो है यहाँ पर जो है सुधार की आवश्यकता नजर आ रही है। जी जी, बिल्कुल चंद्रशेखर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। और अब जैसे आप ये कह रहे हैं कि आपसे बात हुई है, अस्पताल प्रबंधन इस बात को लेकर के संजीदा है और ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि ये व्यवस्थाएं हड्डी वार्ड में भी बदलेंगी? चंद्रशेखर,
जी, जिस प्रकार से जो अभी हाल ही में जो प्रशासन के जो बदलाव हुआ है उसके बाद जो ट्रॉमा सेंटर के बाहर जो शिकायत आती थी कि जब गंभीर मरीजों को लाया जाता है तो वहां पे परिचारक मौजूद नहीं रहते थे, ट्रॉली में बिठाकर खुद मरीजों को ले जाना पड़ता था, लेकिन अब उन व्यवस्थाओं में सुधार नजर आ रहा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि अब हड्डी वार्ड और अन्य वार्ड जिसमें जो तीमारदारों को जो परेशानी हो रही है उसमें भी सुधार होगा, लेकिन ये कब होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन बाकी जगह पर अगर सुधार हुआ तो हड्डी वार्ड को क्यों छोड़ दिया गया? क्या हड्डी वार्ड के जो इंचार्ज हैं उनकी कहीं ना कहीं ये लापरवाही, ये कमी है कि वो अपने वार्ड को नहीं देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर यह जो वार्ड के प्रबंधक है, वार्ड के इंचार्ज है, उनकी बड़ी लापरवाही है और जो प्रबंधन अधिकारी है उनकी भी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि इस तरह से मासूम बच्चे जो है स्ट्रेचर को खींचते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रॉली को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बताती है कि कहां पर लापरवाही हुई और कितने सुधार की आवश्यकता है। ये तस्वीरें सच बयां कर रही है, जो बता रही है कि अस्पताल प्रशासन की उन तमाम दावों की पोल खुल रही है कि सुविधाएं जो व्यवस्था है उनको सुधार ली गई है, लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि कई सुविधाओं को और कई व्यवस्थाओं को जो है सुधारने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो स्थितियां हैं, ये जो अव्यवस्थाएं हैं, उनमें बदलाव होगा। प्रबंधन संजीदगी के साथ हड्डी वार्ड की तरफ भी देखेगा। तो जोधपुर में स्ट्रेचर को लेकर के समस्या पैदा हो रही है, मरीजों के तीमारदारों को ही स्ट्रेचर खींचना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज जयपुर में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का शुभारंभ करेंगे। पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर इस बैठक में शरीक होंगे। तो साथ ही दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी पर यह बैठक, जिसमें महत्वपूर्ण चर्चा होगी। महिलाओं और बच्चों से अपराधों को लेकर के आखिरकार चर्चा की जाएगी कि इन पर लगाम कैसे लगाई जाए। हीनियस क्राइम, उनको किस तरीके से रोकथाम की जाए और राज्यों के बीच में एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऐसा हो जिससे एक राज्य में अपराध करके जब अपराधी दूसरे राज्य में चले जाते हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे एक जो इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया जाए। ये तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज बात होगी और इसके लिए राजधानी जयपुर को चुना गया है। जयपुर में एक क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसे लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगातार यहां पर जो बैठक में शिरकत करने वाले नेता हैं, डेलीगेट्स हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला राजधानी जयपुर में जारी है। और इसी बीच हम आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर के भी कड़े इंतजाम इस बैठक को देखते हुए राजधानी जयपुर में किए गए हैं, क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद होंगे। अमित शाह बैठक लेंगे और साथ ही साथ जो अपराधों को लेकर के विस्तार से चर्चा होगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद एक रणनीति बनाएगी कि आखिर अपराधों पर अंकुश कैसे लगाया जा सके, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है उनको कैसे रोका जा सके, जो संगठित प्रवृत्ति के अपराध हैं, जो एक राज्यों से लेकर के दूसरे राज्यों तक में किस तरीके से अपराधियों का जो है आवागमन होता है उसको कैसे रोका जाए। ये तमाम तथ्य हैं जिनको लेकर के आज बात होनी है और उत्तर क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में लगातार तैयारियां जारी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, किस तरह की तैयारियां इस बैठक को लेकर के, और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे, जाहिर सी बात है कि लगातार जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी इस वक्त जयपुर में देखा जा रहा होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो तैयारियां थी स्वागत की वो रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शोक है और जापान के पूर्व जो पीएम है शिंजो आबे, उनकी जो हत्या हुई उसके कारण कोई भी जो है उनका स्वागत नहीं होगा। वो सीधे एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना होंगे। आप देखिएगा, कड़े सुरक्षा इंतजाम है एयरपोर्ट के ठीक बाहर और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में कोई चूक यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अमित शाह का दौरा है और जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में है, चाहे हेट स्पीच के मामले हों और चाहे उदयपुर में जो कन्या का मर्डर हुआ उसके बाद में जो देश प्रदेश की जो फिजा है इस वक्त, तो उसको देखते हुए बहुत सावधानी बरती जा रही है उनके दौरे को देखते हुए। तो पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, लिहाजा एयरपोर्ट के भीतर जो भी वाहन जा रहे हैं उनकी कड़ी सुरक्षा जांच हो रही है, उसके बाद ही उन्हें भीतर जाने दिया जा रहा है। और
उनके जो कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली की भी खबर आ रही कि शायद थोड़ा 5-10 मिनट वो लेट होंगे। और अभी तक प्रदेश बीजेपी का कोई बड़ा नेता इधर से मेरे सामने से जब से मैं खड़ा हूँ दिखा नहीं है मुझे। काफी नेता अंदर। बाबूलाल, नजर बनाए रखिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। अगर यहाँ पर कोई भी बड़े नेता आते हैं या फिर अमित शाह का जब भी मूवमेंट होंगे, इसे लेकर के हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ लवली वधवा जुड़ चुके हैं और उनका भी रुख कर लेते हैं। लवली, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर के इस वक्त आपके पास? देखिए, जो इस वक्त जो अपडेट मिल रहा है, दिल्ली में स्पेशल प्लेन पूरी तरह से तैयार है अमित शाह को लेकर के आने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जयपुर के जो एयरपोर्ट की जो वीआईपी गेट है वहां की तस्वीरें। वहां पर जिस तरह से हलचल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब दिल्ली से रवानगी होगी अमित शाह की, तो उसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन जो है वो इस एयरपोर्ट के ऊपर के इलाके को घोषित किया जाएगा। जो उस समय विमानों की आवाजाही पर जो है वो कुछ समय के लिए रोक रहेगी। ये नजारा है व्हीकल गेट का, जहां से अमित शाह का काफिला जो है पूरी तरह से बनकर के तैयार है। उनके आने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर जो है अमित शाह दिल्ली से रवाना होंगे और स्पेशल प्लेन से, जो वायुसेना का विशेष विमान है, उससे वो जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर में यहां पर उनका अराइवल होगा। यहां पर जो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम जो प्रोटोकॉल के अधिकारी हैं, वो उनका स्वागत करेंगे और उनका सत्कार करेंगे। राजस्थान के जो तमाम जो अधिकारी होंगे वो रहेंगे इस दौरान मौजूद। राजस्थान के प्रोटोकॉल के जो तमाम अधिकारियों के साथ में जो मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है सरकार की ओर से। चूंकि प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री का बनता है, लेकिन शायद मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे में तमाम कैबिनेट के जो मंत्री होंगे, काबीना मंत्री, वो उनका स्वागत करते हुए यहां पर नजर आएंगे। अमित शाह का जयपुर एयरपोर्ट पर 10:20 पर, यानी 10:19 और 18 के बीच में ये विमान जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होगा। उसके बाद में अमित शाह जो है सड़क मार्ग से यहां से सीधे जो है वीवीआईपी जो रूट बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू मार्ग का, उससे सीधे रामबाग होटल पहुंचेंगे। रामबाग होटल पहुंचने के बाद में उनके साथ में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो उनके साथ में काफिले में मौजूद रहेंगे। और दूसरे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो साथ में जाएंगे, क्योंकि सभी का समय जो है एक ही समय पर ये तमाम लोग जो हैं अलग अलग विमानों से, और हरियाणा के जो सीएम है वो अलग विमान से। तो आज बड़े नेताओं में यहां पर आ रहे हैं। देखिए, बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके अलावा जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर से, वो यहां पर पहुंचेंगे। उसके अलावा तमाम जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वो कल रात को यहां पर 9:15 बजे पहुंच चुके हैं। उनके अलावा अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम जो है दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री जो है पंजाब सरकार की ओर से 2 कैबिनेट मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जेल और अर्बन जल मंत्री जो है वहां के, वो दोनों यहां पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा तमाम और जो 8 कुल मिलाकर के 8 राज्यों के जो प्रतिनिधि है वो यहां पर पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भी पहुंचने की जो है वो जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम जो वरिष्ठ अफसर हैं, आला अफसरान हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। बड़े जो इंटेलिजेंस के बड़े अफसर हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। करीब 100 लोगों के डेलीगेशन का इंतजाम जो है वो इस बैठक के अंदर किया गया। करीब 100 लोग इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। 2 से 2.5 घंटे तक ये बैठक जो है वो चलेगी। और इस पूरी बैठक के दौरान जो है अमित शाह इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे। इसमें राजस्थान के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो भाखड़ा नागल को लेकर के जो समझौता होना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने को लेकर के राजस्थान को मेंबर बनाया जाना है, उस पर यहां पर चर्चा होगी। उस पर क्या रुख रहता है तमाम लोगों का, क्योंकि सभी लोग मिलकर के इस बात का निर्णय करेंगे। 25 साल बाद, आपको बता दें 25 साल बाद राजस्थान के अंदर यह बैठक जो है वो आयोजित हो रही है। राजस्थान को इस बैठक की मेजबानी मिली है। जिस तरह का माहौल देश के अंदर और राज्य के अंदर चल रहा है, उदयपुर वाले घटनाक्रम के बाद में जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद में ये बैठक राजस्थान में होना बेहद महत्वपूर्ण है। देश विदेश की निगाहें आज की इस बैठक पर होगी, क्योंकि ये उत्तरी राज्यों की बहुत प्रमुख जो है बैठक जो है मुख्य बैठक के तौर पर इस बैठक को कहा जाता है। और इसमें इसकी गंभीरता को आप देख सकते हैं कि होम मिनिस्टर दिल्ली में सारा काम काज छोड़ करके जयपुर पहुंच रहे हैं और जयपुर के अंदर इस बैठक की चर्चा जो है वो की जाएगी। होम मिनिस्टर लगातार ये बात की कोशिश करते रहे कि राज्यों से जो तालमेल है केंद्र का वो बेहतर बना रहा है, लगातार कम्युनिकेशन बना रहा है, ताकि राज्यों के अंदर जो कानून व्यवस्था की बात करें और जो समस्याओं की बात करें उन पर तय समय पर काम हो सके। इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है जयपुर का स्थान को चयन किया। बने रहिए हमारे साथ और मैं फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सौरभ का रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपके पास आऊंगा। बाबूलाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बाबूलाल का भी रुख करेंगे, लेकिन पहले सौरभ से एक सवाल। सौरभ, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि देखिए गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर पहुंच रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर जयपुर में होनी है।
जी बिल्कुल, जिस जगह पर बैठक होनी है मैं वहीं पर मौजूद हूँ और पहले तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये होटल रामबाग है और यहीं पर जो है वो बैठक होने जा रही है। इस लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, चूंकि इस बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के प्रशासकों के अलावा अधिकारियों की टीम भी जो है वो लगातार पहुंच रही है। कई राज्यों से मुख्य सचिव पहुंचे हुए हैं, मंत्री जो है वो आए हुए हैं। इस लिहाज से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही जो डेलीगेट्स आए हुए हैं उनका आना सिलसिला जो है वो शुरू जो है वो हो चुका है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो खुद अपने परिवार समेत यहाँ पर कल रात को ही पहुंच चुके थे और इसी होटल में जो है वो ठहरे हुए। तो जब गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो होने वाली है और करीब 3 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा और जो राज्य इस बैठक में शामिल हैं उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर यहाँ पर जो है वो चर्चा होने वाली है। तो तैयारियां पूरी है, डेलीगेशन जो आए हुए हैं उनका आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे ही अमित शाह जब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो है वो होने वाली है। लेकिन कई मुद्दों पर इस बैठक में जो है वो चर्चा होने वाली है। पराली जलाने का ये मुद्दा जो हरियाणा, पंजाब और इसके कारण से दिल्ली में जिस प्रकार से प्रदूषण होता है उन तमाम चीजों को पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। सौरभ बने रहिए हमारे साथ। मैं सहयोगी बाबूलाल दहाल का एक बार फिर से रुख करूंगा। बाबूलाल, वहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, रूट लाइन जिस तरीके से हो रही है और इंतजार अब जो है यहाँ पर इसी बात को लेकर के बाबूलाल हो रहा होगा कि अमित शाह यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि देखिए राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर के एक बड़ी खींचतान, बयानबाजी का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने पत्र लिख करके केंद्र को ये कहा भी था कि नॉर्दर्न रीजन की इस बैठक में इस मसले को शामिल किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या इसको लेकर के चर्चा होगी बाबूलाल? इसे लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, चर्चा होने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि राज्य की सरकार ने केंद्र से गुजारिश की थी कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक जयपुर में हो रही है तो ईआरसीपी पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन केंद्र ने इनकार कर दिया है कि पहले से ये एजेंडे में शामिल नहीं हो पाई थी ईआरसीपी। लिहाजा सियासत तो अपनी जगह पर है लेकिन इस पर चर्चा होने कोई आसार नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जरूर बात की थी कि ईआरसीपी पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान के 13 जिलों से के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है और इस पर अगर चर्चा होती है और केंद्र सरकार इस पर गंभीरता दिखाती है तो राजस्थान को इसका लाभ मिलेगा। अगर इसको नेशनल स्टेटस मिल जाता है, राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है प्रोजेक्ट को, तो एक ये अच्छी बात होगी। तो कुल मिलाकर के आज जो है ईआरसीपी को लेके जो उम्मीदें की जा रही थी कि उस पर चर्चा होगी, बिल्कुल चर्चा के आसार नहीं है और इसको लेकर के सियासत भी अपनी जगह पर गरमाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार पर हमलावर होने का एक मौका जरूर मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को और वो ये कहेगी कि हमने ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में जब ईआरसीपी को लेकर के केंद्र को चिट्ठी लिखी तो केंद्र ने बिल्कुल इनकार कर दिया। यानी कि केंद्र पर गहलोत सरकार है वो और ज़्यादा तंज कसेगी और कहेगी कि ईआरसीपी पर हम गंभीरता दिखा रहे हैं लेकिन केंद्र जो है हमें इग्नोर कर रहा, नज़रअंदाज कर रहा राजस्थान की जनता को। तो आज जो है ईआरसीपी पे तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन जो बनास भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है जिसमें राजस्थान की का प्रतिनिधित्व नहीं है, जो नहरी पानी आता है राजस्थान में उसको लेकर जो BBM भी बना हुआ है, तो उसमें भी राजस्थान का नुमाइंदा होना चाहिए। जो इश्यूज होते हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में इंदिरा गांधी नहर का पानी यहाँ पर आता है, जो भाखड़ा बांध बना हुआ है, तो उसकी जो मैनेजमेंट जो कमेटी है उसमें राजस्थान का कोई नुमाइंदा नहीं है। तो जब भी कोई वाटर क्राइसिस होता है, पानी के बंटवारे को लेकर के दिक्कतें पेश आती हैं तो राजस्थान खाली हाथ रह जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ वहाँ पर बुलंद करने वाला कोई अधिकारी भी नहीं होता है। तो उसको लेकर के भी राजस्थान की सरकार बात करेगी, क्योंकि जो पूरा उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान है वो इंदिरा गांधी नहर और जो गंग कैनाल है उस पर निर्भर है और सरकार की यही मांग रहेगी कि वहाँ पर मेंबरशिप मिलनी चाहिए राजस्थान को, ताकि राजस्थान के जो हित हैं उन पर चर्चा हो और उनके हितों पर हित प्रभावी ना हो। तो आज उस पर भी चर्चा होगी। खास तौर से राजस्थान बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान से 1040 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है।
ड्रग्स की तस्करी हो रही है, हथियार आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो जासूस हैं वो राजस्थान में आ जाते हैं, सीमावर्ती इलाकों में नेटवर्क फैला हुआ है, बहुत सारे खुफिया जो एजेंसियां हैं उनको लगातार इनपुट मिलते रहते हैं कि जो सीमावर्ती इलाकों में बहुत सारे भेदिए हैं जो सुरक्षा तंत्र के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी को किस तरह मजबूत किया जाए, इसको लेकर के भी अमित शाह अपनी बात कहने वाले हैं। सीमाओं के भी अपने विवाद हैं कई हिस्सों में। यहाँ पर यमुना का जो पानी है उसको लेकर के भी राजस्थान को कुछ आज तक ज़्यादा हासिल नहीं हो पाया है, तो उसकी बात भी राजस्थान की सरकार करने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और क्योंकि उत्तरी भारत के 8 राज्य हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो सब अपने अपने तरीके से अपनी बात कहेंगे। और राजस्थान की सरकार तो खास तौर से आज केंद्र पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूकेगी, क्योंकि ईआरसीपी को इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि ईस्टर्न राजस्थान में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था, बम्पर वोट मिला था, और उस इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। उस वोट को अपने पास रखने के लिए कांग्रेस हमेशा से कोशिश कर रही है, पिछले 3.5 साल में उन्होंने कोई मौका नहीं चूका है। और क्योंकि ईआरसीपी जो है उसका प्लान वसुंधरा राजे ने तैयार किया था, 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है अब बढ़कर कोई 50,000 करोड़ से ऊपर का निकल गया है, लेकिन अभी तक का केंद्र का रुख तय नहीं हो पाया है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में भी कोई समाधान नहीं हो पाया है कि जो पानी का बंटवारा है वो किस तरह से होगा, क्योंकि जो राजस्थान में पानी आएगा वो मध्य प्रदेश से गुजरता हुआ आएगा, तो बिना मध्य प्रदेश की सहमति के ये परियोजना सिरे नहीं चढ़ पाएगी। तो ऐसी सूरत में अभी जो है आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चल रहा है केंद्र, राज्य और मध्य प्रदेश के बीच में। बैठक के मुख्य एजेंडे की अगर बाबूलाल हम बात करें तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपने जिक्र किया जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जिक्र किया, सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है अंतर्राष्ट्रीय वो राजस्थान के साथ लगती है। कुल मिलाकर के पश्चिमी सरहद की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण मसला है। गंगानगर और चाहे वो बीकानेर की बात कर लें, बाड़मेर जैसलमेर की बात कर लें, और इसके अलावा अगर जालोर की तरफ आप चलेंगे तो सिरोही से जो जी। और अरुण सिंह जो है राजस्थान बीजेपी के जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अभी अभी हमारी आंखों के सामने से निकले हैं। आज वो पूरे दौरे में, अमित शाह के दौरे में साथ रहेंगे। इसके अलावा जो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है उसमें भी वो भाग लेने के लिए माउंट आबू जाएंगे। तो अमित शाह अब थोड़ी देर बाद में आएंगे, उससे पहले अरुण सिंह यहाँ पर पहुँच गए हैं, और अमित शाह के आने का उन्होंने इंतजार नहीं किया कि वो उनके साथ में यहाँ आएंगे। और शायद कोई बीजेपी का बड़ा नेता भी इस वक्त दिखाई नहीं पड़ा था, हो सकता है उनके साथ कार में मौजूद हो। लेकिन आज दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। जो मैं आपको बता रहा था कि जो स्वागत सत्कार का जो सिलसिला है वो बिल्कुल नहीं चलने वाला। एक ये पोस्टर आपको जरूर नजर आ रहा है जिस पर अमित शाह का एक तस्वीर लगी हुई है। इसके अलावा बाहर कोई चमक दमक दिखाई नहीं पड़ रही है। एक साधारण सी रंगोली जो है वहां पर बनाई हुई है। बीजेपी की तैयारी बहुत जोरदार थी। बीजेपी का जो महिला मोर्चा है उसकी ओर से कोई 500 महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होने वाली थी। बहुत सारी तैयारियां थी, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय शोक है, शिंजो आबे की हत्या कर दी गई है और भारत के वो बहुत ही करीबी दोस्त थे पीएम मोदी के आर्टिकल्स तक छपे हैं और उन्हें गहरा दुख लगा है इस बिल्कुल तो बने रहिए बाबूलाल। एक सवाल मैं लवली से लेना चाहूंगा। लवली हमारे साथ लगातार बने। लवली, कोई अपडेट मिल पाई और रूट लाइन अगर हो गई है वहां पर कितनी देर में अमित शाह पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा अपडेट आप दीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, जो जानकारी अभी मिल पा रही है, दिल्ली एयरपोर्ट पर अमित शाह का जो काफिला है वो पहुंच चुका है और वहां से कुछ देर के अंदर जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट में प्रवेश जो है ये काफिला कर रहा है। जो जानकारी अभी जो यहाँ के जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं, और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं एक बार किस तरह का माहौल जो है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं तमाम चाक चौबंद इंतजाम जो है वो होम मिनिस्टर के विजिट को लेकर के यहाँ पर किए गए हैं। तमाम पुलिस की जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीआरपीएफ के अधिकारियों के अलावा जो स्पेशल फोर्सेस के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो पूरी तरह से उन्होंने मोर्चा जो है वो यहाँ पर संभाला हुआ है। डबल वीवीआईपी रूट लाइनिंग जो है वो जेएलएन मार्ग पर की गई है, और यहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर 70 से ज्यादा जो स्पेशल कमांडोज हैं, उन्हें बंदूकधारी कमांडोज हैं, ऑटोमेटिक गन चलाने वाले, उन्हें वहां पर तैनात किया गया। पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जेएलएन मार्ग से होते हुए अमित शाह का काफिला गुजरेगा, वो यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं
देखिए बिल्कुल जवार सर्किल पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको छोड़ करके जो जेएलएन मार्ग पर ये रूट लाइनिंग जो है वो की गई है। जेएलएन मार्ग से सीधे होते हुए ये काफिला जो है वो रामबाग सर्किल और रामबाग सर्किल से होते हुए काफिला जो है वो सीधे रामबाग होटल जाएगा। वहां पर 1:20 पर जो है 10:20 पर वो यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद में करीब 1:20 तक अमित शाह होटल में रहेंगे। इस दौरान केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्हें 10 मिनट का समय बिल्कुल आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लवली और बाबूलाल हमारे साथ जुड़े। बाबूलाल आपका भी शुक्रिया और आपसे भी हम अपडेट लगातार लेते रहेंगे और साथ ही साथ होटल के बाहर से जहां पर आज ये आयोजन हो रहा है, बैठक हो रही है, सौरभ गृहस्थी हमारे साथ लगातार जुड़े। सौरभ आपका भी शुक्रिया, लगातार आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे, इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल रेसलर साक्षी मलिक ने प्रार्थना पत्र की पुस्तक का विमोचन किया है। यूट्यूबर के तौर पर चर्चित प्रार्थना बत्रा ने साहित्य के क्षेत्र में भी कदम रखा है। साक्षी मलिक ने प्रार्थना बत्रा के किताब के विमोचन के मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि खेलों में महिलाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। साक्षी ने कहा कि ओलंपिक में महिलाएं फिर से मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। किताब सब उम्र के लिए, जो भी जानना चाहते हैं कि आज की जनरेशन कैसे सोचती है, उन सब के लिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनजी के लिए। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि हर एक महिला को आत्मनिर्भर होना चाहिए, पूरा अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के भी ऊपर। फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए क्योंकि वो आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कोई स्पोर्ट्स करें, आप योगा करें, आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, अपने आप को फिट बनाएं। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, मेरठ में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर धागा बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। मेरठ से आग ने आसपास के मकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौके पर 14 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों का सामान इस आग में जलकर खाक हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस आग के दौरान की तस्वीरें हैं, जब आग बुझाई जा रही थी। और अब राहत की बात यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।